हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि टीचर्स भर्ती और हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आपको करना ये है कि इस क्वेश्चन जब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा तो मेरे द्वारा सॉल्व करने के पहले ही खुद सॉल्व करके देखना है। 5 क्वेश्चन मैं लूँगा, अगर उस 5 में से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट निकलते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। 5 में से 4 क्वेश्चन सही निकलते हैं तो भी मैं मानूंगा कि हाँ तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। लेकिन 5 में से अगर 2 या 3 ही क्वेश्चन सही निकलते हैं इसका मतलब अगर पेपर थोड़ा सा भी स्लाइटली टफ हुआ तो वहाँ आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी तैयारी आपकी कैसी है यह आंकने के लिए मेरे द्वारा सॉल्व करने के पहले आपको खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन लेता हूँ जो कि है भिन्न से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है √4 - √2 √6 - √4 √8 - √6 और √10 - √8। चलिए अब ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। देखिए, कभी भी ऐसा आ जाए कि इन दोनों का डिफरेंस, सभी का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, और 10 में से 8 क्वेश्चन में सेम ही मिलेगा। 4 और 2 का डिफरेंस 2। अब मैंने डिफरेंस क्यों लिया, सभी के बीच में माइनस 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 प्लस होगा तो क्या होगा उसको भी बताऊंगा। पहले यहाँ ध्यान देंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2। मतलब सभी का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सभी में एक चीज़ कॉमन है, माइनस हो रहा है। क्लियर है। तो मैंने जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या होना चाहिए, सब में माइनस माइनस होगा, ठीक है, और सबका डिफरेंस सेम होगा। अगर ये 2 2 2 सब में सेम है और सब में माइनस माइनस है तो क्या करना होता है, आपस में गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 6 अट्ठे कितना होता है 48 और 10 8 ज़ा 80। ऐसा करने पर जो सबसे छोटी संख्या होगी, इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 8 वाला जो है इसका मतलब √4 - √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, छोटी पूछा गया था कि बड़ी पूछा गया था, सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया था। तो सबसे बड़ी भिन्न है यहाँ पर √4 - √2। क्लियर है। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, हमको छोटी या बड़ी भिन्न पहचानने दिया गया और आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस तो सेम है, मतलब माइनस वाले केस में डिफरेंस देखेंगे, प्लस वाले केस में क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। तो देखा माइनस 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 सब में लगा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, माइनस माइनस लगा है तो डिफरेंस निकाल के देखूंगा। मैंने डिफरेंस देखा तो यहाँ 4 में 2 गया 2, 6 में 4 2, मतलब सब में 2 2 आ रहा था, मतलब डिफरेंस सेम था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों संख्याओं में जो रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है उसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा। जो सबसे छोटी संख्या मुझे प्राप्त होगी वही मेरी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आगे क्या, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ और ले लेता हूं, जैसे कि √12 + √7, √13 + √8, √10 + √9 और √11 लेता हूँ एक में, 11 + √8। चलिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर माइनस वाला बताया तो प्लस वाला भी एक बार देखना जरूरी है। यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ बीच में प्लस प्लस प्लस, सभी में एक चीज़ है, सब में प्लस 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 है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के देखेंगे। यहाँ सब में माइनस माइनस था, क्या किए थे, घटाए थे। यहाँ प्लस प्लस है, सबको जोड़ के देखेंगे। 12 7 19, 13 8, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ 6 कर देता हूँ, ठीक है। 13 6 19, 10 9 19 और 11 8 19, ठीक है। सब में ऐड करने पर बराबर ही आ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, वही काम करेंगे, सबको गुणा करके देखेंगे। 12 7 84, 13 छक्के 78, 10 9 90 और 11 अट्ठे 88। ऐसा करने पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी 90, वही हमारा आंसर होगा
√10 प्लस √9 इन दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न है। डिफरेंस समझ में आया? अगर प्लस वाला केस आ जाए तो आपस में गुणा करने पर दोनों संख्याओं को जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है बड़ी भिन्न के लिए। मैं अभी अब जो भी बताया हूँ ये बड़ी भिन्न का बताया हूँ, ठीक है ना। और अगर माइनस वाला होता तो जो सबसे छोटा होता वो सबसे बड़ी भिन्न होता। क्लियर है? अब बोलेंगे सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो क्या केस क्या है, उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पर इतना कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं, अगर सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली होगी। यहाँ पर अगर सबसे बड़ी भिन्न √10 प्लस मतलब कि ये 90 से जो प्राप्त हुआ था √10 प्लस √9 ये था, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? सबसे छोटा वाला, मतलब कि ये होगा। ठीक है, तो छोटी भिन्न तो हम उसको अपोजिट करके देख सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में सबसे बड़ी भिन्न निकालने का तरीका दिमाग में अच्छे से फिट हो तो करना क्या होता है, माइनस वाले केस में क्या करना होता है, डिफरेंस निकालेंगे, सेम हो गया मल्टीप्लाई करके देखना, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। प्लस वाले केस में सेम टू सेम वही काम करेंगे, पहले चेक करेंगे सबका जो एडिशन सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ गया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? किसका कौन सा आंसर? सबसे बड़ी भिन्न होने का आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे ख्याल से अब नज़र आ रहा होगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है और कम से कम समय में सॉल्व करना है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। हाँ, क्वेश्चन है, एक आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी, आयताकार मतलब कि मैं एक ले लेता हूं ऐसा, आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, आयत है तो, और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया सके। बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन मुझे निकालना है। देखिए पहले ध्यान से, अब इसको समझाने के लिए मुझे एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जो आयताकार नुमा होगा और उसे मैं रोल करके क्या कर सकूं, बेलन बना सकूं। देखिए जैसे ये नज़र आ रहा है, ये आयत है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर समझ लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर। अगर मैं इसे इस प्रकार से रोल्ड करके या फोल्ड करके जो बोला जाए ऐसा बनाऊं तो ये क्या बन जाता है, बेलन। अब एक बात बताइए मुझे, ये मैंने इस प्रकार से बंद किया है, ये क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है। ठीक है, जो इसके सबसे मतलब आधार का जो अगर देखा जाए परिमाप बोलूँगा मैं, आधार जो होगा कितना होगा। अच्छा, अगर मैं इसको मैं ऐसे कर दूँ तो ये जो आपको आधार नज़र आ रहा है, इसकी यहाँ की लंबाई, एक बिंदु शुरू करता हूँ और शुरू करके पूरा वहीं पर आके रुकता हूँ, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, परिधि निकाल रहा हूँ। क्लियर है, परिधि निकाल रहा हूँ। और ये परिधि किसके बराबर होगी, ओपन कर लो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि लंबाई के बराबर ही परिधि होगी। अगर मैंने 12 सेंटीमीटर लिखा है और अगर इसको मैंने बेलन बना दिया, अगर मैंने इसको इस प्रकार से रोल्ड करके बेलन बना दिया, तो जो आधार मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वही तो होगी ओपन करने पर लंबाई के बराबर। और ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है वो एक्चुअली होती क्या है, तो परिधि होती है। बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त है मतलब क्या है, वृत्त की परिधि है। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या है, परिधि है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, त्रिज्या निकाल सकता हूँ मैं, 2 छक्के 12, 6/पाई, आर मैंने निकाल लिया। ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन क्या है, आगे क्या बोलता है। बेलन का आयतन क्या ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² h ये होता है। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। पाई बराबर क्या है, अच्छा पाई बोल रहा हूँ, पाई तो पाई रहेगा। आर बराबर क्या है, 6/पाई, तो 6/पाई, 6/पाई और h कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अगर ये बेलन है, लंबाई का तो मैंने बता दिया, ये आपका h था कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस प्रकार से इसको फोल्ड करके बेलन बना देता हूँ किसी आयताकार नुमा कोई भी आकृति के, तो ये जो हाइट होगी वो तो उतनी ही होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ हाइट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5।
ठीक है। पाई से पाई गया, 6 छक्के 36 और 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 150 और 30 180, 180 बटे पाई इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर 180 बटे 22 बटे 7, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप चाहे तो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम केस में आपको ऑप्शन किया तो ये मिलेगा, या तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऐसा भी आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। तरीका क्या था कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से देखना है। हाँ, ये वाला भी आंसर सही है और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट वगैरह में कुछ आएगा तो ये भी आंसर सही है, ठीक है ना। तो 2 11 2 9 0, 9 7 63, 630 बटे 11, 11 पंचे 55, 5 और 3 8, 0, 11 7 77 और ये बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब 11 दूनी 22, 17.2 मतलब 57.2, 11 दूनी 22 और ये 8 बचा, 0 लगाया, 11 7 77, 57.27 ये आपका एक आंसर आता है। 57.27 या तो 180 बटे पाई, दोनों में से जो भी सही आएगा, दोनों में से जो भी एक आएगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, अगर ये जो क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको पसंद आते हैं और प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी काम बनेगा, वरना पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत लोगों का इशू होता है। तैयारी करके जाते हैं लेकिन स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, बनने वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अभी जो 2-3 दिन के बाद ही टीचर्स एंड असिस्टेंट टीचर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 जून को, उसके लिए टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप कहाँ मिलेगा? तो प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे भूपेन मिश्रा ऐप, और इसके बाद और ऐप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में है। उस 75 रुपये में आपको टोटल 16 टेस्ट मिल रहे हैं, और 16 टेस्ट इंडिविजुअल नहीं है कि एक एक टॉपिक का दे रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं। ये सबके सब कैसे टेस्ट हैं? तो मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट है, 16 टेस्ट है, ठीक है ना। 2400 क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा संग्रह। इसके बाद अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास लेना है, हॉस्टल वार्डन का पेपर अभी आने वाले कुछ दिनों में होना है, ये तो पता है, ठीक है, आना ही है पेपर। तैयारी करते रहिए, बाद में ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जब आएगा तो पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत ही कम समय मिलेगा, ये मान के चलिए। तो अगर मैथ्स एंड रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन में से मैथ्स से रीजनिंग नहीं है, तो मैथ्स की अगर तैयारी करना है तो आपको क्या करना है? ऐप में जाना है, भूपेन मिश्रा ऐप में, वहाँ कोर्स है। अभी उसमें कूपन कोड एक ऑफर चल रहा है हॉस्टल 30, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो 1499 का जो कोर्स है वो 1049 में ही अवेलेबल हो जाएगा, 1 साल के लिए वैलिडिटी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इंग्लिश का लेंगे तो HOSENG 30 ये आप लगाना है, तो उसमें जो आपका 500 रुपये का 499 का कोर्स है 349 में अवेलेबल हो जाएगा, वो भी 1 ईयर के लिए वैलिडिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसको सॉल्व कीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और बढ़िया से सॉल्व कीजिए। हाँ, तो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, ठीक है। 150 दिनों में काम पूरा होना चाहिए, वैसे तो सही दिन है 150 दिन। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। पहले तो 200 व्यक्ति नियुक्त किया, ठीक है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ है। मतलब 50 दिन काम तो हुआ है ना, 1/4 काम हुआ है वो बात की बात है, लेकिन 50 दिन काम किया है, कितनों ने किया है? तो 200 व्यक्ति ने किया है। तो 50 दिन में 200 व्यक्ति काम करते हैं, कितना काम कर लेंगे? 10,000 काम कर लेंगे, क्लियर। लेकिन पता चलता है कि केवल 1/4 काम ही हुआ है। तो ये जो काम हुआ है ये केवल 1/4 ही है। अब ये काम का अगर 1/4 है तो पूरा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 40,000, ठीक है। और इस 40,000 में 1/4 काम हो चुका है, मतलब 10,000 हो चुका है। तो 10,000 हो चुका है तो कितना बच गया? 30,000, क्लियर है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने पड़ेंगे? हमारे पास आदमी कितने थे वैसे? अच्छा, 50 दिन काम हो चुका है, ठीक है। 150 दिन में 50 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? 100 दिन का काम बचा हुआ है। इस 30,000 काम को 100 दिन में अगर करना है तो
300 व्यक्ति लगेंगे। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितने व्यक्ति थे? मात्र 200 व्यक्ति थे। तो कितने व्यक्ति और लगेंगे? 300 व्यक्ति लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 200 व्यक्ति ही है, तो यहाँ पर 100 व्यक्ति और लगेंगे। ये 100 व्यक्ति ही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर चेक कर लिया आपने, सही बनाया कि नहीं? क्या है क्वेश्चन है, उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगेंगे? तो 100 अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसे सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे आपको। P तथा Q एक वृत्त जिसका केंद्र O है। P तथा Q एक वृत्त लेते हैं अपन। वृत्त का केंद्र O है। P तथा Q क्या है? दो बिंदु हैं। ये P ले लिया मैंने, ये Q ले लिया। ये P है, ये Q है। P तथा Q के बीच उस वृत्त की छोटी चाप, छोटी लिखा है, ठीक है ना, छोटी चाप पर एक बिंदु R है। छोटी चाप कौन सी होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक है ना, यहाँ पर होगी। ये वाली बड़ी चाप होगी। तो एक बिंदु R है, तो यहाँ पर मैं कहीं पर R ले लेता हूँ। उस वृत्त की P तथा Q बिंदुओं की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु S पर मिलती है, और स्पर्श रेखाएं खींचना पड़ेगा। तो लगभग ऐसा खींचो कि इसको स्पर्श करते हुए ये हो गया, और यहाँ से ये दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। इसको स्पर्श करते हुए ले जाना था। चलो ये हो गया, ठीक है ना। ये S पर मिलती है, S पर मिलती है। ये बिंदु कटान बिंदु है। तदनुसार PSQ बराबर 20 है। PSQ मतलब ये वाला जो है 20 है। तो PRQ किसके बराबर होगा? PRQ मतलब कि ये वाला बताना है हमें। PRQ ये वाला बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब कितनों के आंसर सही आए हैं देखते हैं। अब ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, सीधी ऐसा। अब मैं क्या फ्री हैंड बना रहा हूँ करके, ये ठीक है। पेपर में आएगा तो बिल्कुल करेक्ट डायग्राम मिलेगा आपको, तो मैंने अभी ड्रॉ किया। चलिए अब क्या है देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर ये 20 है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर ये वृत्त है और ये दो स्पर्श रेखाएं ऐसे काटान बिंदु यहाँ मिल रही है, तो जो स्पर्श रेखा जो होती है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक वो बना दूँ, तो ये जो होता है ये 90 होता है, ये जो होता है ये 90 होता है, ठीक है ना। अब अगर ये 90 है तो इन दोनों का जो एडिशन होगा कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? अगर ये दोनों मिलके 180 हो गए, अब ये तो चतुर्भुज हो गया ना, 1 2 3 4 4 भुजाओं से, और यहाँ पर दोनों 90 होता है। अगर मान लो ये 180 है दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर भी 180 होगा, और अगर मान लो मैंने ये कहा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यहाँ अप्लाई करो। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? P को O से जोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 90 होगा और ये 90 होगा। क्लियर है? तो ये अगर 20 है तो ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 20 मतलब कितना होगा? 160 हो जाएगा। 160 हो गया तो ये POQ एंगल POQ कितना हो जाएगा? 160। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से लेता हूँ और इस जगह पर एक और एंगल बनाता हूँ। ये लो, अब देखो केंद्र पे बना कोण 160 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाता है? आधा हो जाता है उसका। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है ना। अगर ये वाला कोण 160 है तो ये वाला कोण कितना हो जाना चाहिए? 80 हो जाना चाहिए। अब देखते हैं PRQ, और यहाँ पर कोई ले लो अपने हिसाब से D जैसे मान लो, ठीक है। PRQD अगर मैंने ये लिया तो यहाँ पर भी एक चक्रीय चतुर्भुज आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर 80 है, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 दोनों को ऐड होना चाहिए, योग होना चाहिए 180 दोनों का मिला करके। ये 80 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल PRQ जो हमसे पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री। ये लो,
ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग का सही आंसर था और 5 में से कितने सही हुए, 5 में से 5 है कि 5 में से 4 है। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर पेपर का स्तर देखा जाए, जो मैंने क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा भी अगर थोड़ा ऊपर उठाता है तो जिनसे ये क्वेश्चन बन रहा है उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा भी नहीं कि 5 में से 3 क्वेश्चन बने तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि तैयारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा नहीं, ठीक है। डीमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है मेरा। हाँ, ये जरूर बोल सकता हूँ कि पेपर से पहले अगर हमको पता चल जाए तो हम अपने क्वेश्चन में जो संग्रह हमारा होता है, तैयारी करके जाते हैं पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर पेपर थोड़ा सा और अलग कुछ किया तो उस अलग के लिए पहले से प्रिपेयर होने में क्या गड़बड़ी है, क्या समस्या है। चलिए आगे। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर लोहे की चादर की आवश्यकता है। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, क्या है ये? शंकु कैसा होता है? जिनके 5 में से 3 क्वेश्चन सही है उसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 5 में से 2 ही क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो थोड़ा तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है और बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे से। 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचे, ये हो गया 24। तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की? हाँ, तो देखो क्या होता है, कभी भी यहाँ पर कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर आवश्यकता है शंकु तैयार करने के लिए। यहाँ जो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? शंकु का जो सबसे निचला हिस्सा क्या होता है? वृत्ताकार होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसका मतलब क्या बोलना चाहिए इसको अपन को? वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका ये क्या होता है आपका? पाई आर एल। ठीक है। अब ये एल कहाँ से आ गया? तो एल ये है आपकी ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना। अब ये देखिए समकोण है, ये 24 है, ये 7 है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग निकाल के 24 का स्क्वायर 576, 7 7 49, मतलब 625, अंडर रूट लूँगा तो 25, तो एल बराबर कितना जाएगा? 25। अब यहाँ से मुझे टी एस ए निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई और आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आर और यहाँ बचेगा एल। तो पाई मतलब कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 22/7। आर कितना है? तो आर है यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी है? तो आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, अच्छा 2 मिनट ना, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, तो ये 7 सेंटीमीटर जो है वो ये है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से लूँगा तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि 7 को आधा कर देंगे, 7 सेंटीमीटर आधार नहीं लिखा है, आधार की त्रिज्या लिखा गया है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो आपकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। और ये 7 प्लस एल कितना है? तो 25, ठीक है ना। 25 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 32, तो 22 से गुणित कितना हो जाएगा? 32। अब देखो 22 आपने कहीं भी देखा तो इसको ऐसा मान के चलना, 2 गुणित 11, ठीक है ना। अब ऐसा मैंने क्यों किया? तो 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है हमारे लिए। 32 दूनी 64, 64 दूनी 11 गुणित 11, 64 गुणित 11 कैसे करूँगा मैं? 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या बताया था? सबसे पहले 4 लिखो, लास्ट वाला, शुरू वाला 6 लिखो, दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल आई 1, तो ये 6 और 1 क्या बन जाएगा? 7। तो 704 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो तिर्यक रेखा है ये आपको निकालना जरूरी है, जो कि आपका लंब और आधार से पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। और यहाँ फॉर्मूले में पाई आर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एच वाला। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मेंसुरेशन 3D में फॉर्मूले, तो फॉर्मूले को अच्छे से तैयारी करके जाना है आपको। तो ये 704 जो आया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन मैंने कहा था वो हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनों के कितने सही हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बात कि अगर किसी भी प्रकार की तैयारी में आपको कमी नज़र आती है तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ देख करके, सॉल्यूशन देख करके उसको वापस सुदृढ़ बनाइए। 16 टेस्ट हैं हमारे पास, जिसमें कि 75 रुपीज़ में टीचर 75 कूपन कोड अप्लाई करना, तो 75 रुपीज़ में होगा। हॉस्टल 30 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये 1049 में अवेलेबल हो जाएगा। और HOS ENG 30 इसको अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश कोर्स 349 में अवेलेबल हो जाएगा। 10 जून लास्ट डेट है।
10 जून लास्ट डेट है आपको ये 30% ऑफर के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल पहली बार जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।